ईजी नेट यूनिट 4 है। इस यूनिट में हम संचार पर देखेंगे। संचार होता क्या है? तो एनटीए ई लर्निंग यूट्यूबर बुक्स अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन जनरल पेपर के अंतर्गत फेसबुक पर मिल सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। विषय सूची में आपका ये चौथा पॉइंट है संचार। आइए हम संचार के विषय में जानते हैं। संचार, हमारे जीवन में संचार एक प्रमुख विशेष रूप से उपयोगी है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की जानकारी अलग अलग संसाधनों के माध्यम से लेता है, जिसमें संचार यानी संप्रेषण दो शब्दों से बना है। सम प्लस प्रेषण, जो समान रूप से प्रेषित किया गया हो से बना है। कम्युनिकेशन शब्द आता है, उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युन्यूस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है किसी जानकारी या तथ्य के सामान्य बनाने से होता है। संक्रिय अर्थ में संचार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार, संदेश, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तथा उनके आदान प्रदान लिखित, मौखिक और सांकेतिक ये सारी भाषाओं के माध्यम से किया जाता है। संचार कहलाता। तो हमने यह जान गया, समझ लिए कि संचार क्या है। यानी दो शब्दों से मिलकर बड़ा है सम प्लस प्रेषण, जो समान रूप से प्रेषित किया जाता है। और इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से कम्युनियस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ किसी जानकारी, तथ्य को समान। संक्रिय अर्थ में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, लिखित संदेश, मौखिक संदेश तथा सांकेतिक भाषा से किया जाता है। एफ.जी. मेयर के अनुसार देखा गया, एफ.जी. मेयर के अनुसार मानव विचारों और सोचों को शब्द, पत्रों और संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही करना संप्रेषण कहलाता है। सियोहाइसन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं को समझ एवं हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जो संचार कहलाती है। संचार व्यापक अर्थ में संचार से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों, तथ्यों, आंतरिक भावनाओं आदि का आदान प्रदान कहा जाता है। तो संचार सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह एक निरंतर, जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों अपने विचार, अभिव्यक्तियों, अभिमतों, संवेगों आदि का परस्पर समन्वय स्थापित करता है, संचार होता है। संचार की प्रकृति क्या होती है? नेचुरल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठन या किसी प्रणाली के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार की प्रकृति संदेशों और अंतर संबंधों को परस्पर अदला बदली की होती है। जैसे संचार लिखित होता है, मौखिक होता है, छव्य होता है और दृश्य होता है। छव्य कानों द्वारा सुनी जाने वाली, दृश्य आंखों द्वारा दिखी जाने वाली। ये संचार के माध्यम है, इनकी प्रकृति है। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से, मूल दृष्टिकोण से समझे और संचारक से भेजे। संचार तभी प्रभावी होता है जब तक वह प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः समझ लिया जाता हो, तब तक ऐसा ही नहीं होता है। तो संचार की प्रकृति ये निम्न तथ्यों से आधारित रही है। आइए हम देखते हैं संचार की कुछ कैरेक्टर्स, विशेषताएं। संचार एक मानवीय प्रक्रिया, इसलिए पशु पक्षियों द्वारा की गई संरचनाएं संचार प्रक्रिया को संप्रेषण के क्षेत्र से एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली में जोड़ा गया है। संचार के लिए कम से कम दो पक्षों, प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं का होना आवश्यक होता है। संचार के लिए कुछ सूचनाएं तथा विचार, निर्णय, भावना, इच्छा तथा संवेग आवश्यक होते हैं। संचार प्रेषक और प्राप्तकर्ता संचार सदैव गत्यात्मक होता है। संचार में उपयुक्त माध्यम का चयन सोच समझकर करना चाहिए। संचार के साधन कई प्रकार से हो सकते हैं, जो मौखिक, लिखित, सांकेतिक और इशारे द्वारा होता है। संचार के 5 मूल तत्व माने गए हैं। प्रकृति आपके
चार प्रकृति है: लिखित, छव्य, दृश्य, श्रावण। ये जो प्रकृति थी, अब ये संचार के तत्व देखेंगे। संचार के 5 तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या है? संदेह वाहक, वक्ता और लेखक, संवाददाता। विचार, जो संदेह, आदेश, अन्य रूप में संवाद होता है। संवहन, कहने, लिखने, जारी करने के रूप में माध्यम। संदेश प्राप्त करने वाले, प्राप्तकर्ता। संदेह प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया। संचार का अर्थ सूचनाओं या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को भेजना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही जरूरी सूचनाओं को प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में समझे जिस भाव से सूचनाएं दी गई है। सूचना भेजने, प्रेषण करने वाले को इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वालों को डिकोडर भी कहा जाता है। विचार, संदेह, संदेह प्राप्ति। विचार में कूट लेखन और मध्यम कूट वाचन होता है। इस तरह से संचार द्विग्रामी प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संचार द्विग्रामी प्रक्रिया है, जिसमें दो व्यक्ति समूहों के मध्य संदेहों का आदान प्रदान होता है। प्राप्तकर्ता प्रेषकों को प्रदान करता है, तभी संचार की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाती है। जैसे संदेह प्रेषण, माध्यम इनपुट आउटपुट, किस माध्यम से प्रतिपुष्टि होती है, और प्राप्तकर्ता प्राप्त करता है। इसी तरह से संचार एक रूटीन और सतत प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाली है। संचार प्रक्रिया लगातार विद्यमान है। आधुनिक युग में अनेक संचार माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में संचार के लिए पारंगत माध्यम जैसे है पत्राचार है, टेलीफोन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं है, ईमेल है, व्हाट्सएप है आदि तीव्र गति से आधुनिक संचार में इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप प्रयोग होते हैं। मोबाइल फोन के प्रयोगकर्ता को संचार की क्रांति में विश्व का इतना निकट कर दिया है कि वैश्विक गांव की संज्ञा दी जानी है। संचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अंतः विषयिक प्रक्रिया भी है, जिनके अनेक कारकों का मिश्रण संचार के संगठनों का तंत्र भी कहा जाता है। संचार के प्रकार, संचार कई प्रकार के होते हैं। किसी संगठन में संचार निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है: आंतरिक संचार, बाह्य संचार और वैयक्तिक संचार। आइए हम 3 संचारों के विषय में देखें। संचार की दिशा अनुसार संचार का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है: ऊपर की ओर संचार, नीचे की ओर संचार और समान स्तर का संचार। ठीक है। संचार के निम्नलिखित प्रमुख माध्यम भी हैं। शाब्दिक माध्यम, प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है इसलिए उसके पास शाब्दिक भाषा है, जबकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि एवं इशारे और समिति हैं। शब्द भाषा से अभिव्यक्ति सरल, सुगम और बोधगम्य हो जाती है। शब्दों द्वारा किए गए संचार को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मौखिक संचार, ऑरल कम्युनिकेशन। जब कोई संदेश या सूचना बोल कर प्रेषित की जाती है उसे हम मौखिक समाचार कहते हैं या मौखिक संचार कहते हैं। इसमें 2 पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। संचार द्वारा मानवीय संबंधों को स्थापित करना संगठन के औपचारिक अनौपचारिक संचार का माध्यम मौखिक ही होता है। मौखिक संचार के माध्यम से मौखिक संचार में निम्नलिखित उपयोग में लाए जाने वाले सामग्री है, जैसे आमने सामने का वार्तालाप करना, टेप रिकॉर्डिंग करना, सभाएं आयोजित करना, भाषण देना, दूरभाषा पर वार्तालाप करना, साक्षात्कार होना, सम्मेलन होना, घोषणाएं करना, रेडियो प्रसारण होना, सामूहिक संवाद होना, विचार और गोष्ठी होना। तो इस तरह से मौखिक संचार के माध्यम ये विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, तो 11 हैं। अब मौखिक संचार से हमें क्या लाभ होते हैं? यह संचार का शीघ्र माध्यम है, इससे धन व समय की बचत दोनों होती है। इसमें अधिक प्रभावपूर्ण होता है। उच्चारण के ढंग, अभिव्यक्ति की भाव, भागिमा, हाव भाव द्वारा संदेहों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। संदेह के विषय सामग्री को चित्र, अभिनय द्वारा भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इस संचार से तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। यदि संदेह के संदर्भ में कोई अस्पष्टता हो तो उसका निवारण तुरंत हो जाता है। अशुद्धता तथा तोड़ मरोड़ की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। संचार की कोई वैधिक मान्यता नहीं होती है।
साथ ही यह दीर्घकाल के लिए उपयोगी नहीं होता है तथा इसका क्षेत्र काफी सीमित होता है। दूरस्थ व्यक्तियों की अवस्था में यह संभव नहीं होता है। फ्रांसिस जे वर्जियन ने 7 तत्व बताए हैं जिनसे मौखिक संचार को प्रभावी बनाया जाता है, जिसमें अस्पष्टता, पूर्ण, संक्षिप्त, शुद्ध, सरल, वास्तविक, विश्वास पूर्ण। फ्रांसिस जे वर्जिन ने इन 7 तत्वों को प्रमुखता दी है। लिखित संचार, राइट कम्युनिकेशन, जब संप्रेषी की कोई सूचना संदेह लिखित में संप्रेषित किया जाता है तो वह लिखित संचार संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार के संचार के लिए भाषा, कूट, संकेत आदि का भी प्रयोग किया जाता है। विस्तृत, अस्थायी व भविष्य में संदेह के रूप में रखे भी जाते हैं और इन संदेशों को लिखित संचार कहा जाता है। तो लिखित संचार वे संचार होते हैं जो कूट और भाषा में लिखित जाते हैं और भविष्य के लिए रखे भी जाते हैं, वर्तमान में यूज होते हैं। ठीक है, ये तीनों काल में उपलब्ध कराए जा सकते हैं समय समय पर। इसमें देखा जाए तो इनके तत्व क्या क्या है। पत्र है, टेलीग्राम है, परिपत्र ज्ञान है, प्रतिवेदन है, फॉर्म है, सूक्ष्म है, सूचना है, प्रश्नावली है, नियमावली है, रेखा चित्र है, चित्र है, चार्ट है, फैक्स है, ईमेल है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी है। लिखित शब्द लिखित संचार में शामिल होते हैं। अब देखिए 2 चीजें कुछ ऐसे शब्द आए हैं, जैसे फैक्स है, फैक्स होता है ईमेल, मेल के द्वारा। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसमें जो है भाषा संदेशों को जो है रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। फ्लॉपी हार्ड डिस्क है, उस फ्लॉपी में भी रखा जा सकता है। लिखित संप्रेषण का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाता है, वैज्ञानिक रूप से स्वीकार भी किया जाता है, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक भी होता है। एक क्रियान्वयन होने पर किंतु संचार महंगा है, इसमें समय भी लगता है पहुंचाने में, इसमें लागत लगती है आदि अदा कदा जो है इसमें आवश्यकताएं होती हैं। अशाब्दिक माध्यम, नॉन वर्बल मीडियम, इस प्रकार के संचार में किसी भी प्रकार के भाषागत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें चिन्हों, लक्षण, संकेतों और सूचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक माध्यम का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। दृश्य संकेत में देखा जाए, जैसे इनके अशाब्दिक माध्यम में ये मुख्य तत्व आते हैं, इनके विषय में देखते हैं। जैसे दृश्य संकेत में चित्र है, आंख से देखे जाने वाला, दिखाई देने वाला चित्र है, पेंटिंग है, चार्ट है, रेखा चित्र है, नक्शा है, खुदाई है, पोस्टर है, साइन बोर्ड है, परिवहन मार्ग की बत्तियां हैं जैसे लाल, पीली, हरी, नीली, एम्बुलेंस है, अधिकारी की गाड़ी घूमती हुई बत्ती है। ये दृश्य द्वारा देखी जाने वाले संकेतक है। शब्द संकेत ढोल है, नगाड़ा है, सायरन है, हूटर की आवाज है आदि ऐसी है जो कानों द्वारा सुनी जाने वाली है। दैविक भाषा में शरीर संचालन है, भागिमा है, मुद्रा है, दृष्ट है, संबंध है। पार्श्व भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा के समस्त वक्ता के स्वरों का उतार चढ़ाव, धारा प्रवाह, अप्रवाह, ऊंची तथा धीमी आवाज का अनजाने में प्रयोग होना। माध्यम के आधार पर संचार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। श्रावण में संसाधनों से संचार जिसको व्यक्ति सुन सकता है, मौखिक आदेश, टेलीफोन, रेडियो प्रसार, भाषण, मीटिंग, सम्मेलन। दृश्यात्मक संचार में लिखित आदेश, परिपत्र, रिपोर्ट, पुस्तिकाएं, विवरणिका। और श्रावणात्मक में फिल्म और टेलीविजन आता है। प्रभावी संचार में बाधाएं, संचार के बारे में कभी भी कुछ बाधाएं भी आ जाती हैं जिनके कारण संचार द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इन बाधाओं के कारण संप्रेषण में वक्रता, अशुद्धता और अपर्याप्त आ जाती है। इन बाधाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अवरोध, इसके अंतर्गत अरुचि, पूर्वधारणा, चिंता और आन का अभाव, मतभेद, विपरीत भावनाएं तथा धारणा भव्य आदि आते हैं। पृष्ठगत अवरोध में शिक्षा और प्रत्याशा में अंतर होने के सामाजिक और राजनैतिक विचारों के अंतर किया जाता है।
भाषागत अवरोध भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने के मुख्य माध्यम है, परंतु भाषा के विभिन्न प्रभावी संचार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भाषा संबंध अज्ञानता, अर्थ की अस्पष्टता, उच्चारण दोष, अस्पष्ट संकेत आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भौतिक अवरोध के अंतर्गत हम मानसिक तथा शारीरिक दोष, शोर, दूरी, अदृश्यता, अन्यंत्र, व्यस्तता आदि को शामिल करते हैं। इन अवरोधों को संचार प्रक्रिया के विभिन्न चरणों स्तरों पर देखा जाता है। प्रेषण स्तर पर अवरोध, प्रेषक द्वारा असंतुलित संप्रेषण, प्रेषक का पर्याप्त त्रुटिपूर्ण ज्ञान, प्रेषक द्वारा गलत तरीके का प्रयोग, प्रेषण द्वारा संप्रेषण हेतु अप्रभावी वातावरण का निर्माण करना। माध्यम स्तर पर अवरोध देखा गया, श्रोता के अनुरूप माध्यम का न होना, संचार माध्यम का गलत चयन होना, एक साथ कई विपरीत माध्यमों का प्रयोग होना। प्राप्तकर्ता के स्तर पर अवरोध देखा गया, रुचि का अभाव है जिसके माध्यम से भाषा का एक्सेप्ट न करना, वैयक्तिक और वैचारिक भिन्नता का होना, प्राप्तकर्ता के शारीरिक श्रवण एवं दृष्टिकोण होना, प्राप्तकर्ता की अधीरता तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थता। कक्षा में प्रभावी संचार, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया एक प्रकार का संचार है जिसमें दो पक्ष अध्यापक और शिक्षार्थी होते हैं। इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक निभाता है, किंतु यह भी सत्य है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही कक्षा में संचार प्रक्रिया में सीखते हैं तथा सिखाते भी हैं। कक्षा में क्रियाकलाप भी संचार प्रक्रिया में शामिल है। इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यदि संप्रेषण के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि शिक्षण संचार प्रक्रिया वास्तव में संप्रेषण की क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। कक्षा में संचार प्रक्रिया के तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे पूछना है, कहना है, सुनना है, समझाना है, तर्क वितर्क लगाना है आदि क्रियाएं जो है कक्षा में गतिशील होती हैं। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व देखा गया, एक अच्छे शिक्षक की क्षमता आकलन उनके बौद्धिक स्तर के साथ साथ उनकी शिक्षण पद्धतियां की विशिष्टता और विविधताओं को करना चाहिए। कक्षा में प्रभावी संचार में आवश्यक शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुमान वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक की अपने विषय पूर्ण में ज्ञान, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकेगा। चूंकि शिक्षण प्रक्रिया सामान्य ही प्राप्तकर्ता आमने सामने होते हैं, इसलिए अधिक प्रभावी होता है। शिक्षक अपनी बातों को समझने प्रोजेक्टर, ग्राफ, रेखाचित्र शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। नवीनतम उपकरण का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं। मौखिक संचार के माध्यम नहीं होते हैं। प्रभावी संचार के लिए यह आवश्यक होता है। अध्यापक प्राप्त सूचना और तथ्यों को सही रूप से ग्रहण करे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दे। कक्षा का वातावरण का अनुकूल और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिससे छात्रों को प्रश्न पूछने और अपनी राय देने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सारे पहलू एक शिक्षक में होना चाहिए। जन संचार, मास कम्युनिकेशन, जन संचार के माध्यम से देश के लोगों को सम मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयास में भागीदारी भी बनाया जाता है। सूचना प्रसारण और फिल्म क्षेत्र 3 प्रमुख जनसंचार के साधन हैं और इनका नियमन और नियंत्रण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। समाचार पत्र के कामकाज पर भारतीय प्रेस परिषद नजर रखती है। सरकार की मीडिया इकाई भी है। पत्र सूचना और कार्यालय, प्रसारण, फोटोग्राफ, समाचार पत्र पंजीकरण, गणवेषण और प्रशिक्षण विभाग, प्रकाशन विभाग, गीत और नाटक विभाग प्रसारण के क्षेत्र में प्रसार करती है, जिसमें 1997 के अधिनियम से गठित किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी को इसके अंतर्गत लाया गया है। देश भर में करीब 100 निजी चैनल तथा केबल नेटवर्क प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत हैं। फिल्म निर्माण प्रमाणीकरण बोर्ड, भारतीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी के माध्यम से सरकार फिल्मों के क्षेत्र में भागीदारी करती है। सरकार ने 2 फिल्म टेलीविजन संस्थान स्थापित किए हैं।
1980 के दशक में दूरदर्शन अपने चैनलों को राष्ट्रव्यापी प्रसारण के रूप में इनसेट का प्रयोग शुरू किया गया, जो देश भर में लागू है। प्रसार भारती मुख्य नई दिल्ली है। प्रसार भारती देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। इसमें दो घटक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, जो 23 नवंबर 1997 को प्रसारित किया गया, जिसका गठन किया गया। इस नियम बना दिया गया कि नियम का कार्य संचालन प्रसारण भारती बोर्ड द्वारा होता है। इनके अध्यक्ष एक कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी और एक वित्तीय सदस्य, एक कार्मिक सदस्य तथा 6 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष अंशकालीन सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। आकाशवाणी भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई से रेडियो क्लब द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद 1927 में मुंबई, कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में इन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया गया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया। 1936 में इनका नाम ऑल इंडिया रेडियो सर्विस रखा गया और 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 6 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए, 18 ट्रांसमीटर थे और 11% जनसंख्या तक इसकी पहुंच थी। 215 आकाशवाणी केंद्र, 337 ट्रांसमीटर हैं, जिनके पहुंच देश की 99% जनसंख्या तक है। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करता है, ताकि सूचना और शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनमत को खुशहाली और उनके कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके। आकाशवाणी निम्नलिखित चैनलों के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करता है: प्राथमिक चैनल, एफएम चैनल, राष्ट्रीय चैनल, विदेश प्रसारण चैनल और विविध भारती। ये 5 चैनल हैं जो आकाशवाणी के अंतर्गत आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से आकाशवाणी के 12 केंद्रों को किसानवाणी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एफएम ज्ञानवाणी चैनल प्रारंभ किया गया, जिसके 4 घंटे के प्रसारण में शास्त्रीय संगीत, कक्षा, शिक्षण, विज्ञान व बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं। शाम में इसका पुनः प्रसारण किया जाता है। यह इग्नू के सहयोग से बनाया गया यह कार्यक्रम बेंगलुरु में एफएम पर शास्त्रीय संगीत चैनल शुरू किया गया। इंटरएक्टिव रेडियो सेवा की प्रारंभ से श्रोता कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता से बातचीत कर सकते हैं, अपनी पसंद के गीत भी सुन सकते हैं और आग्रह भी कर सकते हैं। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग भारतीय शेष विश्व के 20 सूत्रों का काम करता है। इस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में 16 विदेश 11 भारतीय भाषाओं का प्रसारण होता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रसारण के लाइसेंस मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित शिक्षा संस्थानों संगठनों में दिए गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली से किया गया और 1965 में समाचार बुलेटिन का नियमितीकरण प्रसारण हुआ। 7 वर्ष बाद मुंबई में दूसरे टेलीविजन केंद्र से प्रसारण शुरू किया गया और यह रंगीन प्रसारण की शुरुआत की गई। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान हुई। इस समय दूरदर्शन के 25 चैनल में कार्यक्रम किए जा रहे हैं: डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट, डीडी भारत, डीडी ज्ञान दर्शन। डीडी नेशनल का राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा एकजुटता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना। दर्शकों की संख्या की दृष्टि से देश में इस चैनलों का पहला स्थान है। डीडी भारतीय शिक्षा और मनोरंजन एजुकेशन पर आधारित चैनल है। इस चैनल से 3 खंड है: स्वास्थ्य, बाल, कला और सांस्कृतिक। शिक्षा तक इसकी पहुंच कायम करने के लिए उद्देश्य से दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2000 में शैक्षणिक चैनलों ज्ञान दर्शन का प्रारंभ किया। यह उपग्रह चैनल इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा दी जाती है
तथा यह शिक्षा के प्रति समर्पित भारत का प्रथम चैनल है, जो विकास संचार की स्थापना 2001 में की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार के मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विपणन का कार्यक्रम कराने के लिए किया जाता है और इस प्रभाग के कार्यकारी अभियान से 2004 में राष्ट्रीय मंडल का गेट्स मलेरिया अवार्ड जीता गया। समाचार एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है जो बिना किसी मुनाफे के चलाई जाती है। सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई। 1 फरवरी 1949 में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी थी। पीटीआई अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में अपनी समाचार सेवाएं दे रही हैं। भाषा एजेंसी की हिंदी समाचार से है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में की गई। 19 दिसंबर 1959 को हुई थी। 21 मार्च 1961 में कार्य आरंभ शुरू किया गया और 1922 में यह पूर्ण रूप से देश में लागू किया गया, जिसमें इन वार्ता का शुभारंभ हुआ। भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसियां गुटनिरपेक्ष देश की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार आदान प्रदान की व्यवस्था था। यह वर्ष 1976 में शुरू किया गया। पूल के समाचार 4 भाषाओं से प्रेषित किया गया, जिसमें अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी था। भारतीय प्रेस परिषद, इसकी स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्र रक्षा करने, संचार भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों स्तर को बनाए रखने, इसमें सुधार लाने के उद्देश्य से संसद के अधिनियम के तहत रखी गई। परिषद के अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो 11 मार्च 2005 को न्यायमूर्ति श्री जी.एल. रे को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रकाशक विभाग, नई दिल्ली। प्रकाशी विभाग राष्ट्रीय महत्व तथा भारत की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हुए पुस्तक परितंत्र वार्षिक संदर्भ में भारत का प्रकाशन 1020-1050 पुस्तकों का मासिक पत्रिकाओं से प्रकाशन करता था, जिसमें बाल भारती, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र, रोजगार समाचार आदि। दृश्य छवि मीडिया 1965 में ट्यूलिमियर बंधुओं द्वारा मोशन पिक्चर फोटोग्राफी के दृश्य मीडिया अस्तित्व में आया। मूक फिल्म के युग 1922 में GRTN चित्र। फिल्म प्रभाग मुंबई 1943 में इंडियन न्यू परेड तथा इंफॉर्मेशन फिल्म ऑफ इंडिया पुनः नामाकरण कर जनवरी 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। केंद्रीय चलचित्र प्रमाण बोर्ड मुंबई सिनेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बनाया गया, जिसकी स्थापना केंद्रीय चलचित्र प्रमाण बोर्ड भारत के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाण दिया गया। 25 अन्य गैर सरकारी संस्था इसमें कार्यरत हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण लिमिटेड 1975 में लागू की गई और 1980 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम फिल्म वित्त निगम विलयन के तहत पुनः गठन किया गया। इस निगमन का मुख्य उद्देश्य भारत के सिनेमा गुणवत्ता में सुधार तथा छवि दृश्य एवं संबंधित क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई। भारतीय बाल फिल्म समिति मुंबई 1955 में बच्चों को फिल्म में उच्च आदर्शों की प्रेरणा देने के लिए मनोरंजन प्रदान किया गया, जिनका उद्देश्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास समारोह में आयोजित किया जाता है। विज्ञान एवं दृश्य प्रसारण निदेशालय नई दिल्ली भारत सरकार की एक प्रमुख मल्टीमीडिया विज्ञान एजेंसी
दी गई भारत सरकार नीतियों और कार्यक्रमों के तहत विभिन्न माध्यमों से प्रसारित करता है, जिसे सिंगल विंडो एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। EAC नेट NTA ई लर्निंग यूट्यूबर बुक अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद एजुकेशन जर्नल पेपर। हमारे लिंक है फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ये विषय सूची है यूनिट शिक्षण अभिक्षमता, पहली वीडियो में है। दूसरी यूनिट में अनुसंधान के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आइए अनुसंधान में देखते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अनुसंधान अर्थ और विशेषता और प्रकार, रिसर्च जिसे कहते हैं। मानव प्रगति में अनुसंधान का सर्वाधिक महत्व रहा है। मानव के समक्ष प्रकृति और समय निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत करते रहे हैं। इन्हें दूर करने के लिए मानव तर्क और प्रयोग के द्वारा अनुसंधान पर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। अनुसंधान का अर्थ कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसे रिसर्च, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। रीड एंड सर्च। अंग्रेजी में री का अर्थ होता है फिर से यानी बार बार, सर्च का अर्थ है खोजना। तो आइए हम देखते हैं। जेम्स ड्रेवन के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान और सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध योजना ही अनुसंधान कहलाती है, जबकि रेडमैन व अन्य के अनुसार अनुसंधान एक नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। टेवर्स के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी ज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। रामेल जे फ्रांसीसी का मानना है कि अनुसंधान नवीन सूचनाओं या संबंधों की खोज हेतु सावधानी पूर्वक किया गया शोध व जांच पड़ताल है, जो विद्यमान में अभिव्यक्त करती है तथा उसे सत्यापित करती है। वेबस्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार, अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं अपितु एक दीर्घकालीन सघन और सदस्य संसाधन है। तो इस आधार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग तथा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास, किसी अन्य नए तथ्य की खोज, ज्ञान कोश की वृद्धि की जाती है। अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पिछले अनुच्छेदों में दी गई परिभाषाओं से हम भली भांति परिचित हुए और कई मूलभूत विशेषताएं प्राप्त होती हैं इनसे। आइए हम कुछ विशेषताएं देखते हैं इनकी। पहली विशेषता है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास भी होता है। इस कार्य में गुणात्मक और परिणात्मक प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष तक निकाले जाते हैं। शोध का आलेखन और शोध प्रबंध सावधानियां तैयार किया जाता है। प्रत्येक शोधकर्ता, शोध कार्य की अपनी विधि व प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकालकर उनका सामान्यीकरण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान कार्य सैद्धांतिकी और व्यवहारिक दो प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रक्रिया की कई चरणों में संपन्न की जाती है। संसाधन अनुसंधान के प्रकार, किसी भी समस्या के समाधान प्राप्त करने के दो पहलू होते हैं, पहला बौद्धिक और दूसरा व्यवहारिक। इसी के आधार पर समस्त अनुसंधानों दो वर्गों में विभाजित किया गया, जो मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मूलभूत अनुसंधान क्या है? इनका मूल उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना तथा इस प्रकार के अनुसंधान निष्कर्ष से विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का
एकत्रीकरण है। मूलभूत अनुसंधान हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। यह व्यवहारिक अनुसंधान के लिए आधारभूत तथ्य की खोज तथा एकत्रीकरण करता है। व्यवहारिक में देखा गया अनुसार इसके तहत प्रत्येक अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या का विशेष समाधान आवश्यक हो। तथ्यों द्वारा अनुसंधान किसी भी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। यद्यपि अनुसंधानों का इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तथापि मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधानों को आत्म करना एवं कठिन कार्य है। मूलभूत अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि व्यवहारिक अनुसंधान से की जाती है। व्यवहारिक अनुसंधान इन नए सिद्धांतों और नियमों को बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले अनुसंधान कार्य को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। नंबर 1 प्रयोगशाला, नंबर 2 क्षेत्र प्रयोग, तीसरा क्षेत्र अध्ययन और चौथा सर्वेक्षण अनुसंधान। अनुसंधान के सोपान। अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुसंधान प्रक्रिया को विशिष्ट ढंग से क्रमबद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया क्रियाओं के मिलने से पूरी होती है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान सामान्यतः 6 चरणों में होते हैं। समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा तैयार करना, आंकड़े डाटा का संकलन करना, प्रत्ययों का विश्लेषण करना, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष का प्रतिपादन। ये मुख्य 6 पहलू होते हैं अनुसंधान चरण में। आइए हम पहले चरण में देखें। अनुसंधान प्रक्रिया के पहले चरण की समस्या का चयन किया जाता है। समस्या की परिभाषा तथा सीमा को परिभाषित किया जाता है ताकि उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके। दूसरे चरण में इस समस्या के सभी संभावित संसाधनों के परिकलन की जाती है। इसके कथन दिए जाते हैं और इन्हें परिकल्पना कहते हैं। इन्हीं परिकल्पनाओं को समस्या का समाधान होता है। तो ये दूसरा चरण होता है जो शीर्षक कहलाता है। तीसरे चरण में परिकल्पनाओं की दृष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें शोध विधि और प्रविधियों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। चौथे चरण में परिकल्पना से संबंधित प्रत्ययों आंकड़ों का विभिन्न तरीकों से संकलन किया जाता है। पांचवें चरण में प्रत्ययों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है तथा आंकड़ों और तथ्यों के विश्लेषण के परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है और उनके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उसके प्रत्ययों के विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या की जाती है। छठे चरण में प्रत्ययों के विश्लेषण और परिणामों के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है और बार बार निष्कर्ष की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम या सिद्धांत बन जाते हैं जो नए ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार और विकास लाया जाता है। सभी प्रकार के अनुसंधान कार्यों में इन सोपानों का अनुसरण किया जाता है। अनुसंधान की विधियां, मेथड ऑफ रिसर्च। प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। समस्या की प्रकृति के अनुसार अनुसंधान की विधियां निर्धारित की जाती है। अनुसंधान का अन्वेषण प्रारूप प्राथमिक दशाएं प्रदान करता है जब तक कि किसी भी अनुसंधान को समस्या की सुस्पष्ट व्याख्या न हो, इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और प्रयोगात्मक पक्षों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अनुसंधान करने में समर्थ नहीं होगा। अन्वेषण अनुसंधान प्ररचना की निम्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली पद्धति है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण और सीमांकन, अनुभविक व्यक्तियों से सर्वेक्षण और एकल विषय अध्ययन। अनुसंधान की विधियां वर्गीकरण विज्ञानों के अनेक प्रकार से किया गया। किसी ने विशेष क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया और किसी ने शिक्षा संबंधी, मनोविज्ञान संबंधी तथा इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया। किसी विद्वानों ने इसके आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर भी, तो किसी ने उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया। समान तौर पर अनुसंधान विधियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। ये 5 चरणों में इनका विभेदन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में
विभिन्न पद भूतकाल से संबंध में एक नई सूझ पैदा करता है, जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य दोनों से होते हुए क्रॉस करता है। इसे ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य भी कहे जाते हैं, जिसमें निम्न 4 पॉइंटें आती हैं। पहला, भूत के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए अवश्य सतर्क रहना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना, भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तीव्रता और वर्तमान में सिद्धांतों और क्रियाओं को व्यवहार में है और उसके उद्भव और विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण भी होते हैं: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, उपरोक्त आधार पर तथ्यों का विश्लेषण और रिपोर्ट। ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जा सकता है: शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के सुझाव, प्रयोगशाला और संस्थानों द्वारा दिए गए व्यवहारिक कार्य, विभिन्न समय अवधि में विचारों के बदलाव और विकास की स्थिति, विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव और उसके स्रोत, पुस्तक सूची की तैयारी। वर्णनात्मक अनुसंधान देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके अंतर्गत अस्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। यह विशेष सरल और अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का होता है। यह क्या है को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसके लिए कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। यह अनुसंधान संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य पाए गए हैं: भविष्य के अनुसंधान में प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षणिक नियोजन में सहायता प्रदान करना, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण भी पाए गए: अनुसंधान समस्या का कथन, यह निर्धारित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान से उपयुक्त है या नहीं, उचित सर्वेक्षण विधि का चुनाव, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, सर्वेक्षण की सफलताओं का निर्धारण, आंकड़ा प्राप्त करने का संकल्प, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिवेदन तैयार करना। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार 3 प्रकार के माने गए हैं: सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। तो आइए हम देखते हैं गत्यात्मक अनुसंधान। यह ऐसी विधि है जिसमें हम किसी सूक्ष्म समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यह विधि अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से व्यवहारिक है। इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। यह विधि एकल चर की धारणा पर आधारित होती है, विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरण इस प्रकार निम्नवत हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि में देखिए, समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण करना, परिकल्पना निर्माण, विशिष्ट पदावली और चरों की व्याख्या, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण, प्रयोग करना, आंकड़ों का संकलन एवं सारणीयन, प्राप्त निष्कर्षों का मापन, निष्कर्ष का विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष का विधिवत प्रतिवेदन तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान कोर के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समस्याओं के सिद्धांत अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक अध्ययन पर न केवल बल दिया जाता बल्कि व्यवहारिक पक्ष अधिक हावी होता है। क्रियात्मक शोधकर्ता घटनाओं की वस्तुस्थिति को समझकर उनके तथ्यों का अध्ययन करके उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं के लिए प्रयत्न करता है। क्रियात्मक शोध के चरण: समस्या का विज्ञान, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन और तथ्य संकलन, सुझाव, साथ ही साथ कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण और व्याख्या। शिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न श्रेणी के बालकों के लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम निर्धारण करना, बदलाव लाना, इस समय अनुरूप करने के लिए कार्य क्रियात्मक शोध द्वारा किया जाता है। यह शिक्षार्थियों के साथ शिक्षकों की समस्याओं को भी हल करता है। शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन का कार्य भी इसी पद्धति के द्वारा किया जाता है।
अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान का अर्थ है कि प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषय जिनका ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह में रखा जाए, जिससे छात्रों को अधिकतम लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो। अनुसंधान में नैतिकता। अनुसंधान प्रक्रिया में गहन अध्ययन, विवेक और समझदारी की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, अतः इसमें परम आवश्यक होती है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए तथा अपितु समस्या के समाधान में तथ्यों को व्यापक खोज करनी चाहिए, न कि जोड़ तोड़ को महत्व देना चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि व प्रमाणों द्वारा की जानी चाहिए। अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए ताकि अनुसंधान उद्देश्य सही रूप से पूर्ण करे। पेपर, लेख और पाठ, संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रारूप विचार समिति। देखें, महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपने पिछली वीडियो में देखा है, जिससे उच्च अधिगम प्रोत्साहन नहीं मिलता। उच्च स्तर पर छात्रों में आलोचना और संदर्भ अनुभूति, दूसरों के विचारों के लिए सम्मान की भावना, अपने विचारों की प्रस्तुतिकरण, प्रश्न पूछने की क्षमता आदि का विकास होना चाहिए। इस प्रकरण के संबंध में अपनी दृष्टिकोण तथा अनुभवों को प्रस्तुत करने की क्षमता, योग्यता का विकास दिया जाना चाहिए। इन्हीं क्षमताओं और योग्यताओं के विकास के लिए विशिष्ट अनुदेशन प्रविधियों का उल्लेख इस भाग में किया जाएगा। शोध पत्र क्या? रिसर्च ऑफ पेपर। इस उत्तम प्रकार का शोध प्रपत्र आलोचनात्मक, सृजनात्मक तथा चिंतन स्तर का कार्य है। इसमें एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाकर समुचित क्रम में कार्य किया जाता है ताकि अनुसंधान की शक्ति और समय का न्यूनतम अपव्यय हो। शोध पत्र के लेखक प्राथमिक और गौण स्रोतों की सहायता से अपने कार्य को पूरा करते हैं। शोध प्रपत्र लेखन से क्रम में तथ्य और विचारों के अंतर को ध्यान में रखना होता है। तथ्य को हम सत्य की तरफ स्वीकार लेते हैं और इन्हें सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध प्रपत्र में अनेक विचारधाराओं तथा निरीक्षणों के प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आशंका होने पर पुष्टि की जाती है। शोधकर्ताओं को तथ्यों और विचारों मिश्रण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से प्रपत्र का स्तर गिर जाता है। शोध प्रपत्र का प्रारूप। शोध प्रपत्र लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। शोध प्रपत्र के अवलोकन एवं अनुभवों के आधार पर एक व्यापार रूपरेखा विकसित की जाती है तथा प्रारूप प्रपत्र लिखने में एक दिशा व प्रवाह के लिए उपयोग होती है। प्रपत्र तैयार के पूर्व प्रमुख बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन बिंदुओं का स्तर तथा क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। शोध प्रपत्र में 3 प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया गया: प्रस्तावना, शोध के प्रमुख निष्कर्ष और विषय वस्तु मुख्य अंग। ये 3 जो है होते हैं। कुछ शोध प्रपत्रों को एक उदाहरण से प्रारंभ करते हैं जो शोध में परिक्षोभ के रूप में संबंधित होते हैं। इन पाठकों से में उत्सुक आकर्षण पैदा करता है। वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ एक सूक्ष्म समीक्षा से किया जाता है। अनुसंधान अभिक्षमता। प्रस्तावना में शोध समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शोध का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है और उसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख भी किया जाता है। विषय वस्तु का मुख्य अंग शोध प्रबंध से लिया जाता है। प्रपत्र में शोध प्रक्रियाओं का संश्लेषण भी किया जाता है जिससे कि पाठक निष्कर्ष की ओर अग्रसर होता है। प्रपत्र का रूप रचनात्मक आलोचनाओं होना चाहिए। प्रपत्र के इस अंग का मुख्य लक्ष्य होता है कि जो कुछ शोध में किया गया उसे प्रस्तुत करना। शोधकर्ता को अपने विचार की संतुष्टि संदर्भों, प्रत्ययों एवं सांख्यिकी के आधार पर करनी चाहिए। कैलकुलेशन निष्कर्ष जिसे कहते हैं। शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों को कथन रूप में प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्षों के पक्ष व विपक्ष में तर्क भी देना चाहिए। यदि
निष्कर्षों की उपयोगिता किसी क्षेत्र में हो सकती है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। शोध प्रपत्र के अंत में संदर्भ सूची आवश्यक होनी चाहिए, जिससे शोधकर्ता की वैधता बढ़ती है। तो शोध करते समय ये सारी स्टेप जो है होनी चाहिए और उनकी एक प्रपत्र जारी करना चाहिए। शोध कार्य यदि पूरा होता है तो शोध प्रपत्र लिखने और प्रकाशन में निम्न लाभ होते हैं। पॉइंट 1, शोधकर्ता को शोध सर्वेक्षण और समीक्षा में सुगमता मिलती है। शोधकर्ताओं को नवीन ज्ञान और शोधकर्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य शोधकर्ता सम्मान का भी पुनरावृत्ति से बच जाते हैं। उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुझाव तथा टिप्पणी का अवसर मिलता है। शोध प्रबंधन का मूल्यांकन। देखें, शोधकर्ता चाहे किसी भी स्तर का हो, उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। शोधकर्ता के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के सुझाव आलोचना भी होती है। शोध प्रबंध की भाषा प्रस्तुतिकरण का रूप वैज्ञानिक होना चाहिए। लेखन में प्रवाह और एक क्रम में होना चाहिए। व्याकरण की शुद्धता संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। वर्तनी संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। शोध प्रबंध में प्रकरण, शोध समस्या, शोध संबंधित साहित्य, शोध विधि, आंकड़ों का विश्लेषण आदि का विशेष ध्यान देना चाहिए। लेख। एक अच्छा लेख संक्षिप्त, सरगर्भित और चिंतन स्तर का होता है, जिसमें किसी विषय विशेष के संबंध में क्रमिक रूप से लेखन किया जाता है। सामान्यतः लेख लिखने के लिए गौण स्रोतों की सहायता ली जाती है। लेखक अपनी विशेषताओं के अनुरूप विषय का चुनाव करता है तथा किसी घटना के संदर्भ में अपने विषयों को संदर्भित करता है। अपनी विशिष्ट शैली का प्रयोग अपने विषय के किसी मुद्दे के संदर्भ में करता है। अपने विचारों को स्पष्ट करने, ऊर्ध्वाधर विचारों और सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करता है। शिक्षा क्रिया प्रक्रियाएं के दो पक्ष माने जाते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के विकास के लिए विचार गोष्ठी तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यशाला का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुभव आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला। आइए हम इसका प्रत्येक विषय को पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषयों जिनका ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह में रखा जाए, जिससे सिद्धांतों का अधिकतम लाभ हो और एक समुचित ज्ञान का विकास हो। अनुसंधान में नैतिकता। अनुसंधान प्रक्रिया में गहन अध्ययन, विवेक और साझेदारी की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, अतः इसमें की परम आवश्यकता होती। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए, अपितु समस्या के तथ्यों को व्यापक खोज करनी चाहिए, न कि जोड़ तोड़ को महत्व देना चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाण द्वारा की जानी चाहिए। अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए, ताकि अनुसंधान उद्देश्य सही रूप से पूरे हो सके। पेपर लेख, पाठ कार्यालय, संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रारूप विचार समितियां। आइए इन समितियों के विषय में देखते हैं। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण के व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उच्च अधिगम प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उच्च छात्रों के आलोचना और सौंदर्य अनुभूति, दूसरों के विचारों के लिए संभावना की भावना, अपने तथा अनुभवों को प्रस्तुत करने की क्षमता, योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। इन्हीं क्षमताओं और योग्यताओं के विकास में के लिए विशिष्ट अनुदेशन प्रविधियों का उल्लेख इस भाग में किया गया है। शोध पत्र। यह एक उत्तम प्रकार का शोध पत्र जो आलोचनात्मक, सृजनात्मक और चिंतन स्तर का कार्य है। इसमें एक विशिष्ट प्रक्रियाएं अपनाकर समुचित रूप में कार्य किया जाता है, ताकि अनुसंधान की शक्ति और उसका न्यूनतम अपव्यय हो सके। शोध पत्र लेखक प्राथमिक गौण स्रोतों की सहायता से अपना कार्य पूरा करते हैं। शोध प्रपत्र लेखन के क्रम में तथ्य और विचारों के अंतर को ध्यान में
रखना होता है। तथ्य को हम सत्य की तरह स्वीकार करते हैं तथा इन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध प्रपत्र में अनेक विचारों और निरीक्षण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की आशंका होने की जा सकती है और शोधकर्ता को तथ्यों और विचारों का मिश्रण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रपत्र स्तर गिर जाता है। शोध प्रपत्र लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। शोध प्रपत्र के अवलोकन और अनुभव के आधार पर एक व्यापारिक रूपरेखा विकसित की जाती है और यह प्रारूप प्रपत्र लिखने में एक दिशा का प्रवाह में उपयोगी होता है। पूर्व प्रमुख बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन बिंदुओं का स्तर क्रम निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि शोध प्रपत्र में 3 प्रमुख बिंदु होते हैं: प्रस्तावना, शोध की प्रमुख लक्षण और विषय वस्तु प्रमुख अंग। अनुसंधान प्रस्तावना में शोध समस्या स्पष्ट परिभाषा दी जाती है। शोध का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है, उसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। कैलकुलेशन शोध को अपने निष्कर्षों को कथन रूप में प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्षों के पक्ष एवं विपक्ष तर्क देना चाहिए। यदि निष्कर्षों की उपयोगिता किसी क्षेत्र में हो सकती है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। शोध प्रपत्र के अंत में संदर्भ सूची आवश्यक होनी चाहिए जिससे शोधकर्ता की बाध्यता बढ़ती है। शोध प्रपत्र लेखन और प्रकाशन से निम्न लाभ होते हैं। शोधकर्ता को शोध सर्वेक्षण और समीक्षा में सुगमता होती है। शोधकर्ता को नवीन ज्ञान और शोधकर्ताओं के संदर्भ में जानकारी होती है। अन्य शोधकर्ता समान कार्य की प्रवृत्ति से बच जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुझाव और तथा टिप्पणी का अवसर मिलता है। शोध का मूल्यांकन शोध कार्य चाहे किसी भी स्तर का हो, उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। शोधकर्ता के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपयोगी प्रक्रिया है जो मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के सुझाव और आलोचनाएं होती हैं। शोध प्रबंध की भाषा प्रस्तुतिकरण का रूप वैज्ञानिक होना चाहिए। लेखन में प्रवाह तथा क्रम होना चाहिए। व्याकरण की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, त्रुटियुक्त नहीं होनी चाहिए। शोध प्रबंध लेखन में प्रकरण, शोध समस्या संबंधी शोध साहित्य, शोध विधियां, आंकड़ों का विश्लेषण आदि का ध्यान रखना चाहिए। लेख एक ऐसा संक्षिप्त, सगर्भित और चिंतन का स्तर है जिसमें किसी भी विशेष समस्या के विशेष के संबंध में क्रमिक रूप लेखन किया जाता है। समान लेख लिखने के गौण स्रोतों की सहायता ली जाती है। लेखक अपनी विशेषज्ञता के अनुसार विषय का चुनाव करता है। किसी घटना के संदर्भ में अपने विषय को संदर्भित करता है। अपनी विशिष्ट शैली का प्रयोग अपने विषय के किसी मुद्दे के संदर्भ में करता है तथा अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों और विचारों और सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करता है। कार्यशाला शिक्षा प्रक्रिया के 2 पक्ष माने जाते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष में विकसित के लिए विचार गोष्ठी तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यालय का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिससे समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुरोध आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। कार्यशाला स्रोत अन्य इंजीनियरिंग में लिया गया जिसमें व्यक्ति की कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है जिनकी उद्देश्य निम्न है: विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान, किसी विषय की परिस्थितियों से सामाजिक और दार्शनिक पक्ष की विशेषताएं, समस्या के उद्देश्य और विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण, किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण और उनके व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझना, विशिष्ट व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की क्षमता का विकास करना, विषय की प्रभावशाली प्रविधियां, विधियों का निर्धारण एवं नए उपागमों का प्रशिक्षण देना। कार्यशाला का स्वरूप कार्यशाला 3 से 10 दिन के कार्यकाल होता है। इनमें 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में प्रकरण से संबंधित प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण होता है। द्वितीय में 3 दिन के 1 सप्ताह तक चलती है और समस्त परीक्षार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक परीक्षार्थी अपने अपने मदों को
पूरा करके एक साथ स्वतंत्र रूप से एकत्रित करते हैं और एक साथ मिलकर के इस कार्य को आख्या प्रस्तुत करके रिपोर्ट देते हैं। तृतीय अवस्थाएं में अनौपचारिक अवस्थाएं होती है। प्रशिक्षार्थी अपने कार्य में जाकर कार्यप्रणाली में सुधार करता है तथा उसे अनुकरण अवस्था भी कहते हैं। कार्यशाला अनुदेशन और परिस्थितियों में उत्पन्न एक प्रभावशाली प्रविधियां हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, अध्ययन के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अध्ययन के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों का बोध होता है। व्यवसायिक क्षमता का विकास होता है। कौशल शिक्षण का विकास होता है। सामूहिक में कार्य करना, सहयोग करने की भावना होती है। व्यवसायिक समस्याओं के गहन अध्ययन का अवसर होता है। समस्या के समाधान, व्यवसायिक कौशलों के विकास में सुझाव का निर्देशन होता है। नवीन प्रत्यय और उपागमों के अवगत कराया जाता है ताकि प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो सके। विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी विधि है जिसमें चिंतन के अधिगम में अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस विधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह अधिगम समिति और अनौपचारिक होती है, जबकि सम्मेलन आर्थिक विशिष्ट विस्तृत एवं औपचारिक प्रक्रिया का होता है। विचार गोष्ठी की परिचर्चा समिति समय में अधिक विषय पर होती है। विचार गोष्ठी प्रजातांत्रिक समाज में सेमिनार जिसे कहते हैं सेमिनार अधिक उपयोगी है। इसके संज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती। इनके मुख्य उद्देश्य रहे हैं विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास करना, निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना, अन्य व्यक्तियों की विरोध विचार और दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास करना, विचार की स्वच्छता और दूसरों के सहयोग भावनाओं का विकास करना, भावात्मक स्थिरता का विकास करना। सेमिनार से अपनी दृष्टिगत रखने का स्पष्टीकरण करने और मांगने के व्यवहार का विकास होता है। विचार गोष्ठी में अत्यंत 4 भूमिकाएं निभानी होती है: अनुदेशक और व्यवस्थापक, वक्तागण, अध्यक्ष और भागीदारी। विचार गोष्ठी प्रक्रिया में सबसे पहले विचार गोष्ठी के लिए प्रकरण का चयन किया जाता है। फिर जो व्यक्ति इस प्रकरण का प्रपत्र तैयार करता है उसको वक्ता भी कहते हैं। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों के आमंत्रित किए जाते हैं। अक्सर सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा और एक विभाग में होती है। विद्यालय महाविद्यालय में 100 संस्थानों में स्तर में की जाती है। विचार गोष्ठी का विषय पूर्व नियोजित वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां तैयार कर सेमिनार में प्रस्तुत करता है और सेमिनार में भागीदारी में से एक अध्यक्ष का सेमिनार के साथ संचालन होता है और सेमिनार संचालन का अध्यक्ष उत्तरदायित्व होता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। विचार गोष्ठी के प्रकार: लघु विचार गोष्ठी किसी प्रकरण या कक्षा स्तर पर सेमिनार छोटा होता है। मुख्य विचार गोष्ठी किसी विभाग या संस्था द्वारा मुख्य सूचनाएं होती हैं। राष्ट्रीय किसी राष्ट्र के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के राष्ट्र पर। विचार गोष्ठी की उपयोगिता: शिक्षा के तुलनात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण और तर्क करने की क्षमता विकास होती है। उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। वाद विवाद में भाग लेने और बोलने के कौशल का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस: सम्मेलन व्यक्ति की एक ऐसी सभा होती है जिसमें एक निश्चित चिंतन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षा के ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जिनकी निम्न विशेषताएं। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तर में होता है। क्षेत्रीय सम्मेलन जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है, क्षेत्रीय समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्र, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषय पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवीय समस्या, वैज्ञानिक आविष्कार, नए उपागम संबंधी समस्या पर चिंतन और विवेचना की जाती है। सम्मेलन द्वारा उद्देश्य मुख्यतः समूह में व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावना, राय के आधार पर एक समान उद्देश्य लिया जाता है और सलाह मशवरा करके परिचर्चा किया जाता है। सम्मेलन की प्रक्रियाएं: प्रारंभ में निम्न चरणों में व्यक्त किया गया है। प्रारंभ में सभाध्यक्ष सभा के विषय, सदस्य, उद्देश्य आदि के बारे में बताया जाता है तथा सम्मेलन की पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट करता है।
परिचर्चा प्रथम प्रश्न पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब समूह के सदस्य उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो परिचर्चा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोई भी सदस्य उसका उत्तर दे सकता है। यदि परिचर्चा समाप्त होती है तो सभाध्यक्ष इस प्रस्तुत कर सदस्यों को अधिक विचार विमर्श के लिए प्रेरित करता है। समापन सम्मेलन के साथ साथ सभाध्यक्ष कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्तीकरण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। सम्मेलन के बाद निष्कर्ष की प्राप्ति संभागीय सभाध्यक्ष द्वारा दी जाती है। परिसंवाद। सिंपोजी शब्द का उपयोग प्लेटो ने एक सुंदर आदान प्रदान के लिए किया था, जिसमें ईश्वर के प्रति विचार प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा समूह है जिसमें श्रोता को उत्तम प्रकार के विचारों के अवगत कराया है तथा श्रोता प्रकरण संबंधी सामान्य तैयार में अपने मंजे हुए विचारों को समृद्ध कर एक नीति, मूल्य और बोधगम्यता के संबंध में निर्णय लेता है। परिसंवाद मौलिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के पक्षों को समझना होता है तथा वक्ताओं और श्रोताओं के विचार गोष्ठी की बात प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं होती। पहले प्रकार में ग्रुप को कोऑर्डिनेटर तथा समूह समन्वय द्वारा एक विषय दिया जाता है। शिक्षार्थियों से निर्धारित अवधि तक परिचर्चा करने को कहा जाता है। कभी कभी कक्षा को एक केस स्टडी की स्थिति छपी हुई दी जाती है और अभ्यर्थी को 3-4 मिनट का समय पढ़ने को दिया जाता है और समझने के लिए दिया जाता है। इसे केस स्टडी एकल विषय भी कहा जाता है। आकलन। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन परिसंवाद के संबंध द्वारा किया जाता है। तत्कालीन समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी, उन्हें पहचानना, किसी प्रकरण के संबंधी पहलुओं को पहचानना और बोधगम्य करना तथा प्रकरण समस्या संबंधी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, छात्र और भागीदारी व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना। परिसंवाद का उपयोग और क्षेत्र। परिसंवाद का क्षेत्र उच्च शिक्षा के शिक्षण अनुदेशन के लिए किया जाता है, जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग हो। शिक्षा में सत्र प्रणाली और वार्षिक प्रणाली का प्रयोग किया जाए। छात्र में अनुदेशनहीनता के कारण हो। शोध कार्यों में गुणात्मक विकास हो। छात्र शिक्षण में अध्यापक की उदारता हो। शोध प्रबंधन लेखन, उनकी उपयोगिता और प्रारूप। शोध प्रबंधन लेखन प्रस्तुतिकरण प्रकाशन की प्रक्रिया में कार्य की प्रवृत्ति और प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य में अनुकूल विभिन्न नामों शोध प्रबंधन, शोध निबंधन, विवरण लेख आदि के नाम से पुकारा जाता है। इसमें 2 विधियां होती। प्रथम विधि में समस्त सामग्री को परीक्षण समिति से सन्मुख प्रस्तुत करना होता है। दूसरी विधि में उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है, जो संपादकीय बोर्ड के सामने प्रकाशन के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। प्राथमिक में मुख्य पृष्ठ है, प्रकथन है, तालिका है, निष्कर्ष और सारांश होता है। शोध प्रबंधन का पाठन योग्य प्रमुख भाग। भूमिका। अध्ययन का मुख्य विवरण अध्यायों के अनुसार, संबंधित उपयुक्त साहित्य का पुनर्लोकन, समस्या और कार्यप्रणाली, परिणामों का प्रस्तुतिकरण, पत्तियों का विश्लेषण, अर्थापन और व्याख्या, परिणाम और सुझाव, सारांश। संदर्भ में ग्रंथ और विशिष्ट। संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट सूचकांक, ये 3 भाग होते हैं। शोध प्रबंधन की विशेषता। शोध प्रबंधन एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समस्याओं से सैद्धांतिक अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें व्यवहारिक अध्ययनों पर भी बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ उद्योगों से भी किया जाना चाहिए। शोध प्रबंधन में घटनाओं को वस्तु स्थिति को समझकर उनके उद्देश्यों का अध्ययन करके उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शोध संबंध में अनुसंधान सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष हावी होता है। चूंकि शोध प्रबंधन में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तथा शोधकर्ता की वास्तविक रुचि और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। शोध प्रबंधन लेखन। शोधकर्ता को लेखने और विवरण के प्रस्तुतिकरण की शैली तथा कला का ज्ञान होना चाहिए। शैली के केवल निरंतर तथा अभ्यास तथा अध्ययन द्वारा ही विकसित हो जाती है। भाषा के प्रकरण विद्वानों तथा अनुभवी लेखकों द्वारा किया जाता है। शोध प्रबंधन लिखने का प्रारूप। शोधकर्ता का नाम होना चाहिए, संस्थान होना चाहिए, प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व, प्रस्तावित शोध कार्य का अध्यायों की संख्या, प्रस्तावित शोध कार्य उपलब्ध सुविधा, शोध कार्य का शीर्षक, प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य,
प्रस्तावित शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण, प्रस्तावित शोध कार्य का संभावित अवधि, संदर्भ ग्रंथ सूची। शोध के सृजनात्मक रूप में लिखना चाहिए जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल हो। शोध लेखन में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र बहुत कम रहता है, अतः शोध लिखने के निम्न बातों का ध्यान होना चाहिए। शोध प्रबंध के लिखने में अधिक से अंत तक सभी क्रियाओं को एक ही प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शोध प्रबंध की भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का प्रारूप वैज्ञानिक होना चाहिए। प्रबंधन लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कई प्रकार संशोधन की आवश्यकता हो जाती है। शोध प्रबंधन लेखन के समय टंकण में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। शोध प्रबंधन का टंकण 11x9 के आकार के ब्रांड कागज पर होना चाहिए। संपूर्ण टंकण एक ही मशीन पर किया जाना चाहिए, ये नहीं कि अन्य मशीनों पर किया जाए। इस तरह से शोध प्रबंधन अनुसंधान खत्म होता है हमारा। अब यूनिट जो है अगली चालू होगी, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगली यूनिट लेकर, जिसका होगा अगली वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के संगठन, पर्यावरण के 3 संगठन हैं। जैविक संगठन पादप जीव सूक्ष्मजीव, अजैविक संगठन में भौतिक स्थल वायु जल, ऊर्जा संगठन में सौर ऊर्जा भूतापी जल। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, भूमि उपयोगी में परिवर्तन, फसल उत्पादन में देखा गया। फसल उत्पादन में वनों की कटाई करना, निर्माण तटबंधों का डाई का निर्माण, सड़क पुलों का निर्माण, खनिज और खनिज तेलों का वेधन, मौसमी रूपांतरण कार्यक्रम, वर्षा को प्रेरित करने के लिए मेघ बीज फ्लड वृद्धि को रोकना और नियंत्रित करना। नाभिकीय कार्यक्रम, मृदा क्षारों की वृद्धि में वृद्धि का परिणाम अवन लिंगापर्दन का रूप धारण कर लेता है। मेगापीज की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन के कुछ यौगिकों का प्रयोग द्वारा अतिसलित बूंदों पर घनीभवन सम्मिलित करना होता है। अपव्यय प्रभाव में कीटनाशक, रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। पराबैंगनी किरणें फोटोकेमिकल्स प्रक्रियाओं को भी तेज कर देती हैं, जिसका कारण जटिलता कोहरा बनता है। मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों में से अधिकांश पर्यावरण अवनवन का तथा प्रदूषण से संबंधित होते हैं। पर्यावरण संबंधी अवधारणा नियतवादी अवधारणा, यह मानव को पर्यावरण का तत्व माना जाता है। डोवाल्ड का कार्ल रिटर ने मानव जीवन को प्रकृति का रूप पूर्ण निर्भर माना है। इसको निश्चयवाद की संज्ञा दी गई है। नियतवादी अवधारणा में ग्रिफिथ, टेलर और O.H.K. स्टेट ने प्रकृति की एक पद्धति दोहन की आलोचना की। रुको और जानो की नीति अपनाओ से कहा जाता है। स्वस्थ विकास नव नियमितवाद अवधारणा से ही संबंधित रखता है। सतत विकास इसी अवधारणा में पर्यावरण से विकास के साथ ही प्रकृति संसाधनों को प्रभावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर विशेष ध्यान रखा गया। जैव विविधता सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोच ने किया था। 2006 में भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा, अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का महत्व मृदा का निर्माण करना, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण, जल संसाधनों की सुरक्षा, नीमिल स्टेज रनिंग, हैंटेशन, पॉलिनेशन, कमेंटेशन,
मेडिटेशन आदि होता है। जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को एक अनेक बाह्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय स्रोत वनस्पति उद्यान में शामिल किया जाता है। अत्यंत संरक्षण, जीव वनस्पतियां जातियों के अनेक बाह्य क्षेत्रों से हटाकर अत्यंत संरक्षित किया जाता है। इस विधि में संकटग्रस्त जीवों व वनस्पतियों का सर्वोपरि कर उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वनस्पतियां उद्यान तथा कृत्रिम उद्यान व कृत्रिम ग्रीन हाउस निर्माण किए गए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की जाति बहुतायता, स्थानीयता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्य योजना 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का मुख्य चेन्नई में स्थापित है। हिमालय पर्वत की दृष्टि से अत्यंत समूह जीव, विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का कारण है। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा 1966 में स्थापित किया गया। विलुप्त होने की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और वृक्षों की सूचियाँ तैयार की गई। पिक पेज संकटग्रस्त जीव को दर्शाया गया। यूएसए की रीड में प्रजातियां 9 समूहों में बांटी गई, जिसमें यह सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों को अपने रहस्य रूप में शामिल करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त करना मुख्यालय ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड में है, जो एग्जिट एक्सटेंडिड क्लाइंट इंटेलिजेंस वैल्यूएशन नियर लेटेस्ट डेलिट स्पीस नेट स्पीस। श्रेणियाँ इनकी है लंबी चोंच वाली गिद्ध, बौगा हाग, श्वेत पेट वाला बगुला, नाफदा उड़ान गिलहरी, बालवाल, घड़ियाल, हाक्सीनुमा कछुआ, लाल सिर वाला गिद्ध। नगोया प्रोटोकॉल में जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए नगोया ने 1900 वर्ष में इसकी स्थापना किया, जिसमें अनुसार जैव विविधता को बचाने के लिए 70% भूक्षेत्र और 10% समुद्र की सुरक्षा करनी है। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँचने और उन्हें प्रयोग से होने वाले फायदों की निष्पक्ष और समान भागीदारी की बात करती है। नगोया प्रोटोकॉल CBD के द्वारा कवर किए गए। CBD जैव विविधता में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें पिछली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। भारत की CBD का सदस्य है। कार्टजंग प्रोटोकॉल जैव विविधता सुरक्षा समझौता 2000 में पेरिस में किया गया। यह समझौता जेनेटिक तरीके से सुधार किए गए उत्पादों के व्यवहार को नियमित करने के लिए उद्देश्य बनाया गया। रामसर आर्द्रभूमि संधि आर्द्रभूमि में संवर्धन से संबंधित है। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में चाइना में हुआ। प्रभावी 21 दिसंबर 1975 में। कहाँ हुआ? रामसरन में, ईरान में। इसके COP का सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष होता है। 2015 में COP 12 सम्मेलन पोंडा डेल स्टेन में हुआ था, जबकि दुबई संयुक्त राज्य अरब में 1918 में हुआ था। कुल रामसर साइट क्षेत्रफल 22-31 मार्च 2016 तक है। सार्वधिक रामसर स्थल क्षेत्रफल देश में बोलफिल 1,04,000 के करीब है। सर्वाधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम 170 है। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। पहला आर्द्रता दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। भारत के कुल रामसर साइट 226 है। पेंटागन, ब्राज़ील, बोलियो और विस्तृत क्षेत्र है। सबसे बड़ा आर्द्रता क्षेत्र 1.5 लाख के किमी है। भारत में 6 भूमियों को महत्वपूर्ण पोर्टलैंड के रूप में चुना गया है। चिल्का झील उड़ीसा में, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, बुलर झील, हरकेश झील, लोटस झील मणिपुर, संभर झील राजस्थान में। मुख्यतः कोरल, मुख्यतः प्रवाल खंडों, प्रवाल रेणु, शैवाल और अन्य जीव निरपेक्षों तथा सामान्यतः अपेक्षित हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट से बना होता है। भारत में 4 बड़ी प्रवाल भित्तियों के क्षेत्रों में गणना की गई है।
जिसकी पहचान की जाती है। मीनार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर ने आर्द्रभूमि क्षेत्र प्रकृति में पोषक पुनर्निर्भरता एवं चक्रण से पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तथा तलछट रोककर नदियों का अधिकरण कम करने लिए उपयोगी बनाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2006 में कच्छ वनस्पतियों द्वारा प्रवाल भित्तियों की पहचान एक महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरणीय संसाधन के रूप में की गई। यह समुद्री प्रजातियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं, उनकी विपरीत मौसमी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा ये सतत पर्यटन पर एक स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थापित की गई है। बायोडायवर्सिटी हार्ट स्टाफ 1988 में नामन इस्पाल द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई। कन्वर्जन इंटरनेशनल के अनुसार किसी क्षेत्र के हार्ट स्टाफ होने में 2 महाराष्ट्र घेरे पूरे होने चाहिए। इसमें स्थानीय रूप से संवेदनशील पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। ये पौधे अपने रूप से कम 70 मूलवास स्थान खो चुके हैं। विश्व में 24 हॉट स्टाफ हैं, जो जैव हॉट स्टाफ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, भारत वर्मा जैसे विविध क्षेत्रों में भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार ये क्षेत्र हैं। 2x2 बाघ पहल है। यह विश्व वन्य जीव कोष की पहल है। इसका उद्देश्य 2020 तक बाघों की संख्या को दुगुना करना है तथा आईजीसी लक्ष्य में नागों को में जैव विविधता का कन्वेंशन अपनाया जाता है। इसमें 20 लाख स्वीकार किए गए हैं, जो 2011 से 20 तक की समय अवधि स्थापित की गई है। जीवमंडल में अन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वही नहीं बल्कि MBA के तहत स्थापित किए गए देश में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव विविधता अधिनियम में 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य जैविक विविधताओं और समाध्य ज्ञान का संरक्षण, साधारणतः उपयोग और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित नियोजित साझाकरण करना। यह संपूर्ण भारत का पर लागू होता है। इस अधिनियम को विस्तृत संस्थान संरचनाओं से कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान विविधता प्राधिकरण की स्थापना जैव विविधता 2002 के तहत की गई, जो चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण 2010 में की गई। कृषि तकनीकी संरचना कोष का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि बाजार में बढ़ावा देना, राज्य में नई प्लेटफॉर्म आरंभ किया है। क्रिटिकली में इंटरनेट IUCN की रेड डाटा बुक के नाम से जानी जाती है, जिसे हिम, तेंदुआ, गंगा, डॉल्फिन, द्विमार्ग, संकटग्रस्त श्रेणियां, बलवेर, असुरक्षित श्रेणियां में रखा गया है। परिस्थिति और परिस्थितिया तंत्र में देखा गया है। अंश हेकेल ने वातावरण जीव समुदाय के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन में पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के प्रभावित वाले कारक हैं जलवायु कारक में प्रकाश, तापमान, जल वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायु जबकि ऊंचाई, ढलान और मृदा में खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जैव, मृदा अभिक्रिया, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक, चरने वाला पशु, परजीविता, सहजीविता, मृत्युजीविता, अतिपादकता, कीटभक्षी आदि गिने जाते हैं। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई 400 मीटर की रखी गई है। धारणी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिक प्राधिकरण 1910 में नागरिकों को स्वच्छ व्यवहार में रहने के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM अध्ययन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम शोध संस्थान NCERT नागपुर में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर यह पृथ्वी शिविर सम्मेलन 1992 में रेडियो जेनेसी ब्रिजरिल में किया गया। नोबल गैस जो वायु में पाई जाती है, आर्गन, नियान, हीलियम। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम 1972 में नोबियो केन्या में किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्य कार्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। डेनमार्क प्राण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र
जे टेंसन ने 1935 में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय स्वयं और गैर चक्रीय पोषण का प्रवाह दिवंशी या बुद्ध देशी एवं चक्रीय एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को परिस्थिति का पादप कहते हैं। यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तत्वों पर मानवीय मांग पर एक मापक है। परिस्थितिक क्रमता के केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान पर ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यक्षमता भूमिका पर भी वर्णन करता है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 वर्गों को वर्गीकरण किया गया है: व्यवस्था सेवाएं, नियंत्रण सेवाएं, समर्थन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और संरक्षण सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जीव, अपघटक, कवक, जीवाणु आदि होते हैं। पारिस्थितिकी में 1971 में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उपजातियां को स्थानीय वितरण व्यवस्था को निरूपित किया। उद्यान एक सूक्ष्म निवारण में जिसमें एक प्रकार की जाति उपाजित निवास करती है। एडल्टन ने किसी जंतु विशेष का प्रकृति वातावरण या समुदाय से स्थान कहलाता है। किसी एक में रहने वाले जीव समुदाय की 2 जातियां साथ साथ नहीं रह सकती। किसी एक में रहने वाली जातियां दूसरी दिक् में रहने वाले जाति की पूरक होती हैं। 2 भिन्न समुदाय के बीच का संकरी क्षेत्र, 2 वायुस के बीच में संक्रमण वाला क्षेत्र, मैग्रो, लैगून, डेल्टा, नीव, ये सब होते हैं। ऐसे एक दूसरे को अनुक्रमित करने वाली समुदाय की एक श्रृंखला होती है। लाल ज्वार यह महासागर में कुछ गहराई पर पाए जाते हैं। शैवाल के प्रतिस्पर्धी होने को संदर्भित करता है। अम्लीय वर्षा CO2 + NO2 की भूमिका निभाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा गया, संस्था का पिरामिड सीधा होता है, बायोगैस पिरामिड उल्टा होता है, ऊर्जा पिरामिड सीधा हरा होता है। सुपोषण रासायनिक में देखा गया कि रासायनिक पोषक तत्वों को नाइट्रोजन, फास्फोरस या दोनों यौगिक नाइट्रेट से पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आदि भूमियों द्वारा दूर किए जाते हैं। सहभोजिता एक प्रजाति को लाभ, दूसरी प्रजाति को हानि निर्धारित होता है। सहजीविता दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। परजीविता एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। अंशलेंजा एक को हानि तथा दूसरे अप्रभावित होते हैं। तंत्रिका तंत्र में रोग उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्क, गुर्दा, लाइकेन वायु प्रदूषण से सबसे अच्छे सूचक होते हैं। पार्थोनिया गाजर घास के पराग से चर्म रोग और दमा रोग उत्पन्न होता है। इदाई रोग कार्डियम से होता है। स्टॉकहोम अस्थायी कार्बन प्रद्योगिकी में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की दिशा में रक्षा के लिए एक वैकल्पिक संधि होती है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत 12 POP को नष्ट करने या कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन्हीं डाइट्रिकोड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इसमें एड्रीनाइट, क्लोरोडोम, DDT, डाइलेलिन, डाइलेक्सिन, एल्ड्रीनल, प्यूरिन्स, हेक्सोबेंजीन, हाप्टोक्लोर, मार्को, PCB, टाइनफिन आदि गिना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया, जो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस कार्यक्रम स्थापना 1972 में करनिया किया गया। ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी संस्था द्वारा दिया गया था। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र से बनने के कारण विशिष्ट ध्रुवीय वागरक तापमान, मंडलीय बादलों की उपस्थिति, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अन्वेषण, CHC ओजोन अक्षयकारी नहीं है। ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अनुसार CO2, CH4, Na2 इसकी मात्राएं, CFC, PCl, CN46 ग्रीन हाउस उत्सर्जन के योगदान का क्रम है। ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक और अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। ओजोन अक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, डेटा
क्लोराइड आदि हैं। प्राथमिक प्रदूषण में हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें एक सीधे वातावरण से युक्त कर दिया जाता है। गणकीय पदार्थ CO2, NO2, SO2, मीथेन और बेंजीन। द्वितीयक में PNA, ओजोन, SO3 होता है। वायु गुणवत्ता सूचक 2009 में यह एक सूचकांक प्रदूषक को निर्देशित करता है जिसमें 6 श्रेणियां हैं। भारत के उच्च भारत मिशन का हिस्सा है। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण ग्रीन हाउस गैसों को विकिरण रूप से सक्रिय गैस बनाने में किया गया। ग्रीन हाउस विकिरण के रूप में सक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि ये लंबी तरंग वाली और रक्त किरणें अवशोषित कर लेती है। क्लोरोफॉर्म कार्बन CFC जीवन काल 45 से 260 वर्ष। मीथेन की उम्र 12 वर्ष होती है। पिछले सिर्फ 6 प्रदूषणकारी तत्व में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया होती है जो APS। अब इसमें लेड, PB6 और ओजोन O3, बेंजीन, बेंजोइन, आर्सेनिक, निकिल भी शामिल किए गए हैं। वायु गुणवत्ता और सूचकांक की दशा के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल भारत के संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल है। इसमें 197 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रति हस्ताक्षर 17 दिसंबर 1987 में, कार्य प्रभावी 1 जनवरी 1989 में किया गया। विधानसभा 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले हाइलोन्स को इससे बाहर रखा गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत सरकार जलवायु तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। बाघों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक कांजीरंगा राष्ट्रीय आसाम में है। प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में दिल्ली में किया गया। सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। लेटाना घास यह मैक्सिको में आई विदेशी पादप है। जब विविधता की हानि पहुंचाती रही है। इसके हर पेड़ों में आग पकड़ लेती है। हल्का हल्का घास चार के रूप में प्रयोग होता है। भारत में प्रमुख की 19 प्रजातियां पाई जाती हैं। हरबोक तिब्बत भारत का एकमात्र कपि है। नीलगिरी लंगूर एक प्राइमेट प्रजाति है। बदुला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो श्रीलंका में पाई जाती है तथा यूनेस्को में एमबीए तंत्र में सम्मिलित किया गया है। डुबारोज बायोसर्विस्टिक पुस्तक वंदना शिव। भारत विश्व के 12वें मेगावाट में देशों में शामिल है। वर्तमान में विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट हैं। इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान केरल शांति घाटी में है। जैव विविधता सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहारी मेगापट नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत है। स्वर्ण का पक्षी हॉर्नबिल प्रवासी भित्तियों को उनकी जैव विविधता के कारण ही समुद्र में वर्षावन कहा जाता है। सारगेमस उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है जो शैवाल है। घटबड़ी पौधा स्थानीय है जो मेघालय में पाया जाता है। आर्किटिस की प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले टेक्सस का पेड़ है जो दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अमेजन में वनों को विश्व के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। लायन टेल्स मार्क स्टाइपिड डिबेट पाए जाते हैं जो पश्चिमी घाट में है। अब तक मैल जीन्स 5 बार हुआ है। हागुल हिरन जम्मू कश्मीर में है। भारत में विश्व में 7 से 8% जैव विविधता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन दिवस 16 दिसंबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को,
विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को। भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु। साइबेरियम सारस भारत में पाया जाता है। शीतकाल में केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में होता है। रामसरण में सम्मिलित भारतीय स्थल नाल सरोवर पक्षी गुजरात में पाया जाता है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश गोदावरी कृष्ण के बीच पाई जाती है। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। 16 जून 1983 में जिसे जोड़ा गया, 2002 में बाहर कर दिया गया। इसमें डलने का कारण है गाड़ के झील का मुख्य मुंह बंद कर दिया गया। तमिलनाडु में कैसमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है जो स्पिनर सैंडपियर ग्रे बेल्किन पैलेमिगो में। बेनाड कोल आर्थरलैंड केरल में दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। अष्टमुडी केरल में है। संस्थागन कोटा झील केरल में है। यहाँ पर काबोरोनस लार्वा पाया जाता है। झील के समस्त जीवाणु को मार देता है जिससे यह स्वच्छ होता है। भीतरी कणिका मैग्रोव उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पर गहरी माथा बीच जो कि ओलिविल रिडेल कछुआ प्रजनन है जहाँ अंडे देते हैं। यह समुद्री घड़ियाल सर्वाधिक होते हैं तथा यहाँ पर मैग्रोव विविधता सुंदर से भी ज़्यादा होती है। पूर्वी कलकत्ता में वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में रुद्रसागर झील है। डिपोर झील आसाम में पाई जाती है। लोटकल झील मणिपुर में पाई जाती है जो 1993 में मानता है। पर्यावरण समस्या जैसे वनों की अभ्यता, वाइटिंग, हाउसिंग अत्यधिक विस्तार है। संभर झील राजस्थान में पाई जाती है जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान तथा विश्व धरोहर स्थल राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभयारण्य 4 जुलाई 1990 में इसे शामिल करने का अनुमोदन किया गया। जल प्रवाह असंतुलित चारावाही, यहाँ पास पालम चिट्टी बहुतायत से पाया जाता है जिसके कारण यहाँ सारस अपना काफ़ी कम हुआ क्योंकि यहाँ नहीं है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश श्री घाट से सिमोरी जम्मू और कश्मीर काले गर्दन वाले सारस एकमात्र प्रजनन चीन के बाद होता है। यहाँ पर एक रेड तिब्बती भेड़, तिब्बती जंगली गधा पाए जाते हैं जो स्थानीय प्रजाति है। यह दुनिया का सर्वाधिक स्थल है। बियोम विश्व को 3 बायोम में टुंड्रा शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय नामक लता मुक्त सदाबहारी वन पाए जाते हैं। सवाना बायोम की प्रमुख घास है। विश्वती बायोम में इन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। यह बायोम सर्वाधिक वाला बायोम है। यह उष्णकटिबंधीय वन काट दिए जाते हैं तथा कटिबंधीय पर्णपाती की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित हो जाते हैं क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। प्रमुख रोज नारियल, मोहामुगनी, रबड़, सिकोना आदि होता है। मानसूनी वन उन बायोम जिन समय विश्व का सर्वाधिक परिस्थिति में से एक है। प्रमुख वृक्ष साल, शीशम, बांस, पर्णपाती वन यहीं पाए जाते हैं। टुंड्रा बायोम में लघुवर्धन काल का बायोम, इसमें न्यूनतम प्राथमिक उर्वरकता होती है। मांस, लाइकेन, रेडियम, स्कोन, मानव खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अप्रिल मानसून वनस्पति यही मिलती है। समुद्री वन ज्वारी वन का उदाहरण है। लाइनोज तथा कंपोज घास उष्णकटिबंधीय घास पाए जाते हैं। जैतून की फसल भूमध्य सागरीय जलवायु की। अफ्रीका के सहारे बेसिन की जनजाति जो अपना पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, पाम्पस अर्जेंटीना में, बेल्डन अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अन्य भंडार जैसे दुग्ध व्यवसाय के कोड स्थल घास बायोम को कहते हैं। हिमालयी वनस्पतियां की जाति जूनियर सिल्वर फार, स्पोनी और सहयोगी वृक्ष अनियन सदाबहार संबंधित है। यूकेलिप्टस वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है जो पेड़ पौधे जंतुओं को सर्वाधिक विविधता विशेषता उष्णकटिबंधीय में बन जाता है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत घोषित किए गए राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, कन्वेंशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल में यूएनई के तहत स्थापित किया गया। इसमें रेडियो जेनेटिक 1912 में प्राथमिक रूप से ध्यान देने वाले 7 क्षेत्रों में विकसित किया गया, जो रेखांकित किया गया। रोजगार, सहन रोजगार, खाद्य सुरक्षा, साधारण कृषि, महासागरीय जल, ऊर्जा, आपदा, फेमीहांग, संकटग्रस्त प्रजातियां जिसे असम के राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया रहा है, और मोची काफ़ी अमेरिका काफ़ी है तथा यमन के मोच स्थापित है। कौन सा संवैधानिक संस्थाएं सही है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, नारियल बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पेनिश तंबाकू एक रातचल प्रणयी है जो केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा के क्षेत्रों में पाया जाता है। अरबों के बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग होता है। शिकार के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। पर्यावरण की रचना के लिए अनुच्छेद 4851 के तहत अल्पलाइन टुंड्रा यह पहाड़ों पर उच्च ऊंचाइयों पर जाता है। आर्कटिक टुंड्रा यह उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। यहीं पर कावी स्तनधारी पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत का एकमात्र पैलियार कर्करी परितंत्र का संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के उस वृद्ध छाया में उसके अंदर नदी में विराजमान है। काटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1957 को यूनेस्को ने तीसरा सम्मेलन स्थापित कोप के तीसरे सत्र में प्रोटोकॉल को स्वीकार किया। यह कानूनी प्रोटोकॉल समझौता है जो 17 फरवरी 1905 को प्रभावी हुआ तथा इनकी देशों की 6 ग्रीन हाउस बनाए गए: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि बनाया गया। ओजोन में 15 से 35 किमी तक सर्वाधिक सांद्रण 90% भाग तापमान मंडल में तथा भाग क्षोभ मंडल में। तापमान मंडल में ओजोन का बनना लाभप्रद होता है तथा ओजोन को द्वितीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यह डाम्स मानक ताप व दाब पर 10 माइक्रो ओजोन के समतुल्य होता है तथा ये भारत में विलुप्त जीव नमो गैंडा भारतीय चीता प्रमुख है। पेलेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा परागण से जुड़ा हुआ है। यह नाभिकीय अपशिष्टों से संबंधित नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन सतत आतंक प्रदूषकों को जुड़ा हुआ है। हेलेटिक प्रोटोकॉल सल्फर उत्सर्जन या उसके अपशिष्ट सीमा परिधि परागण के रूप में कम से कम 30% कमी हुई है। सोफिया कन्वेंशन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से उपशिष्टों के संपर्क परागण के नियंत्रण में संबंधित है। स्टोरोन कन्वेंशन पूर्वी सूचित सहमति व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों के लिए संबंधित है। जिनेवा प्रोटोकॉल वास्तविक कार्बनिक जिसके अपशिष्ट से सीमा परिधि परागमन के मिश्रण से संबंधित है। एजेंडा 1962 में ब्राजील ने रियो जेनेरो अपनाया जिसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन को नाम से जाना जाता है। सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबोधन सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2000 में किया गया जो जोहान्सबर्ग में हुआ था। राष्ट्रीय वन प्रयोग का गठन 2003 में किया गया। वन्य जीव अधिनियम 1980 को तैयार किया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में दिया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। देश का पहला जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी में है। भारत में बाघ संरक्षण का गठन करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट हैदराबाद है। डायनासोर का विलोपन 6.6 करोड़ है। वासु नेशनल पार्क इंडोनेशिया में है। मेकांग डेल्टा वियतनाम में है। रियो में अमेरिका में। सुंदरवन भारत में है। दक्षिण प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले ब्लूफेर नेशनल पार्क कनाडा में है। सागर बाथा नेशनल पार्क नेपाल में हंगोली हिरण पाया जाता है। जम्मू कश्मीर स्पाइन
केवल गुजरात में पाए जाते हैं। विश्व में स्तनधारी जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां है। विश्व में सबसे सरीसृप जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 5वां है। जीवाश्म नेशनल पार्क मंडल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी में है। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। इंदिरा गांधी भारतीय पुरस्कार 1987 में शुरू किया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नागलोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। यहाँ 24 समेत पाए जाते हैं तथा मेलेल वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। पिरोटोन समुद्री अभयारण्य गुजरात में है। काला काउंटर अभयारण्य तिरुपति में है तथा बानेरा घट्टा राष्ट्रीय पार्क बेंगलोर कर्नाटका में है। लुद्धुपार अभयारण्य जलपाईगुड़ी बंगाल में है। टाटोवा राष्ट्रीय पार्क चांदपुर महाराष्ट्र में। गिंडी राष्ट्रीय पार्क चेन्नई में। ये आर.के. सिद्धल द्वारा विकसित ईंधन कम मात्रा में ग्रीन हाउस उत्सर्जित किया गया जो रंगीन टेलीविजन ब्लूमबर्ग के सिद्धल द्वारा विकसित ईंधनों से सेल कम मात्रा में ग्रीन हाउस उत्सर्जित करता है। रंगीन टीवी उत्सर्जित किरणें अवरुद्ध होती हैं। गैस कुकर में निकली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोनो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अर्थ आवर दिवस सम्मेलन पहला देश मार्च महीने में मनाया गया ऑस्ट्रेलिया में। अल्पलाइन मलेशिया पिघलने से 2 क्षेत्रों में बीच रेखा का पुनर्निर्धारण करना पड़ सकता है, इटली और स्विट्जरलैंड में। मच्छर स्वायत्त में पाया जाने वाला पाइथोरिस बीज प्राप्त होता है। ग्रीन मिशन के तहत 2020 तक वन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड से विश्व का धरोहर कहा जाता है। सर्व आप भारतीय वर्षा होती है। सिरोपा हवा वर्षा होती है। स्वॉग सिटी के रूप में जाना जाता है। शिकागो में आर्कटिक वन अभयारण्य पाया जाता है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मीरठ जयपुर में है। भेलू स्टाइपाई यूएसए में है। बरमुडा टिब्बल उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत में वन का सर्वाधिक विस्तार साल का बिचौला भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है। कामावत केरल के लंगूर को बोलते हैं। प्रमोट सपाट शीर्ष वाली समुद्री पहाड़ी को पाट ऊर्जा सागरीय निरपेक्ष है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी द्वीप समूह हरकेन में। चीनी आप हाइफोन में है। प्रथम श्रेणी निदेशक मोलस्का में है। अभयारण्य हेपेटिस थेरविज में है। तड़ित मेघ कहते हैं कपीय वर्षा को। उष्णकटिबंधीय सवाना पूर्वी अफ्रीका का पोस्ट इजराइल में। लाओस वेनेजुला में। विनियमित पारा से नाइट्रोट अतिरिक्त अर्सेनिया यूनेस्को द्वारा BIS 1988 में सर्वे किया गया। 1916 में इस JSI सर्वे किया गया। मैंग्रोव स्थलीय समुदाय परिस्थितियाँ तंत्र के बीच सहजीवी कड़ी है। भारत में विश्व का 3%, 8 में एशिया में 8%। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ में है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का निवारण मैंग्रोव या वनस्पति समुद्र परिस्थितियों तंत्र के बीच सजीवी कड़ी है। भारत में विश्व का
अतीत माध्यमिक शिक्षा कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। समस्त ईपीटेट, ईटेट, सीटेट, एमपीटेट आदि के समस्त विषय के पीडीएफ फाइल सेल्वेस स्टडी उपलब्ध है। कृपया कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर टीच कीजिए तथा कमेंट में लिखिए कि क्या त्रुटियां हैं। इससे आने वाले समय में अधिक से अधिक आप पाठ्यक्रम आपके पास हम उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह से हमारे चैनल पर आइए और पीडीएफ एचडी सभी सिलेबस फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी के उपलब्ध हैं तथा कंप्यूटर साइंस के भी पाठ्यक्रम फर्स्ट सेकेंड पेपर उपलब्ध हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ईपीटेट और सीटेट एग्ज़ामों के लिए विशेष तैयारियां कराई जाती हैं, जिसमें आप भागीदारी लेकर सकुशल परीक्षा को संपन्न कराया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।